हाय एवरीवन, आई एम गौतम कुमार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स कहते किसको है और नंबर का नोटेशन यानी न्यूमरल्स क्या होता है, और दुनिया के जितने भी नंबर्स हम लोग लिखते हैं किसकी हेल्प से, डिजिट की हेल्प से। जो 10 डिजिट्स हैं उसको डिस्कस किए थे कि डिजिट होता क्या है। अब आगे हम चलते हैं नंबर सिस्टम में ही। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने अर्थ बनाया और किसी को कैलकुलस, किसी को अलजेब्रा, किसी को कोऑर्डिनेट या अदर बुक दे दिया और बोला कि अपना अपना देख लो। हमने देखा भी कि ये सब चीजें जो है सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग डेवलप हुई। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा उसके हिसाब से ये सब चीजें डेवलप हुई। अगर नंबर सिस्टम में बात करें, सबसे पहले इनिशियली जो नंबर आया था उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अगर इस नंबर के बारे में बात करें तो एक रेपुटेटेड जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था लियोपोल्ड क्रोनेकर, या इनको शॉर्ट में एल क्रोनकर भी बोला जाता है। लियोपोल्ड क्रोनकर साहब ने बोला था कि गॉड क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स एंड ऑल एल्स इज द वर्क मैन। मतलब भगवान ने ही नेचुरल नंबर को क्रिएट किया है और बाकी काम मनुष्य ने इस पे किया है। और लियोपोल्ड क्रोनेकर साहब का जो स्पेन ऑफ द ईयर यानी समय अवधि जो है वह 1823 से 1891 है, यानी 7 दिसंबर 1823 को ये बॉर्न लिए थे और 29 दिसंबर 1891 को ये मर गए थे। ये इनका समय अवधि है। और इनका जन्म जो हुआ था ना वो पर्सिया में हुआ था, जिसे अभी पोलैंड बोला जाता है। मोस्टली फोकस जो इनका था ना वह अलजेब्रा और नंबर थ्योरी पे था। इन्होंने एक अल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में इन्होंने डेडकिंड के थ्योरी के आदर्श के अल्टरनेटिव एक थ्योरी दिया था, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिवीजन, जिसे किसी फिलोसफिकल रीजन के कारण एक्सेप्ट नहीं किया था। उस समय क्या था कि डेडकिंड साहब का अप्रोच इतना अच्छा था कि लियोपोल्ड क्रोनेकर साहब का जो थ्योरी ऑफ डिवीजन था ना उसे बहुत लंबे समय अंतराल तक नजरअंदाज किया गया था। लेकिन कुछ बाद चलकर उनका जो थ्योरी ऑफ डिवीजन था बहुत यूजफुल हुआ, जो कि बहुत सारे मैथमेटिशियन बाद में जाके उसको एक्सेप्ट किए थे। और लियोपोल्ड क्रोनेकर साहब भी क्या बोले थे कि गॉड गेव अस नेचुरल नंबर एंड ऑल एल्स इज द वर्क मैन, यानी भगवान ने ही इसे नेचुरल नंबर बनाया है और बाकी काम हम मनुष्य किए हैं। और क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर का एक नाम और भी बोल सकते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? 0 1 2 3, और पॉजिटिव नंबर उसमें क्या होगा? 1 2 3, इसलिए इसका एक नाम और भी बोल सकते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए नेचुरल नंबर्स में, सेट ऑफ all non-fractional numbers, set of all non-fractional numbers from 1 to infinity is called नेचुरल नंबर्स। यानी सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक का जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। नॉन फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है? जिसको फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता। और इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंट किस तरह से करते हैं? किसी चीज को अगर काउंट करना 1 2 3 4, यानी फ्रैक्शन में हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे है नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। इसमें किस तरह के नंबर आते हैं? 1 2 3
ये सेट का नोटेशन है। जानते हैं कि लियोपोल्ड क्रोनेकर साहब इसलिए भी जाने जाते हैं कि जो सेट थ्योरी को डेवलप किया था, जो सेट थ्योरी को डेवलप किए थे, जॉर्ज कैंटोर नाम है उनका, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए भी ये उस समय फेमस हुए थे। ये सेट का नोटेशन है। नेचुरल नंबर्स जानिए कि क्या होता है। अब देखिए, जब नेचुरल नंबर आ गया था, नेचुरल नंबर आ गया तो मनुष्य बैठे नहीं रह सकता, यानी मनुष्य का मतलब मैथमेटिशियन। अब वो क्या क्या इस पे ऑपरेशन करना स्टार्ट किए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए। नेचुरल नंबर्स अब इस पे ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने क्या कि सबसे पहले इसको रैंडमली नंबर उठाए, जैसे 3 और +2 क्या होगा 5, जो कि क्या है एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास थे ही उस समय क्या सिर्फ नेचुरल नंबर, यानी एडिशन ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। फिर उठाया 7 + 5 क्या होगा 12, जो कि क्या है ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। वहां पे जब बहुत सारे रैंडमली वर्ड उठाए और उसको एड ऑन करके देखे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आता था। तब उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां पे दिए थे कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स ऑलवेज अ नेचुरल नंबर्स, यानी 2 नेचुरल नंबर का सम हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट किए। 5 - 3 = 2 क्या आया, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। फिर क्या हुआ कि 2 - 2 = n, 2 - 2 = n आना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। लेकिन जब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी 2 - 2 = what, तब यहां पे पंगा क्रिएट हुआ कि भाई अब 2 में से 2 को जो सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखेंगे। At that time it might be challenging things, उस समय इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नेचुरल नंबर की हेल्प से इसको सॉल्व करना था कि यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर डाला जाए कि 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एप्पल्स थे और हमने किसी को 2 एप्पल्स दे दिए। अब हमसे कोई पूछे कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना था उस समय। इसको एक अलग फॉर्मेट में देखते हैं कि किस प्रकार का प्रॉब्लम आया था। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। कोई अगर हमसे पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, यानी बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 को लेकर आप ऑपरेशन करते हैं। उसी फॉर्मेट को अलग तरीके से देखते हैं, n + 1 = 1, इस प्रकार का इक्वेशन आया था मैथमेटिशियन के पास। यानी इसकी हेल्प से, नेचुरल नंबर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे छोटा नंबर 1 यहां पे डालें तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहां पे लिखा हुआ क्या है 1, 2 डाल दिया जाए 2 + 1 क्या होगा 3, लिखा हुआ क्या है 1। उसी तरह से 3 डाल दिया जाए 3 + 1 क्या होगा 4, लेकिन लिखा हुआ क्या है 1। यानी हम देख रहे हैं कि इसकी हेल्प से, यानी नेचुरल नंबर की जो सेट है उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अभी जानते हैं कि यहाँ पे 0 डालें तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 0, अभी ऑब्वियस है, लेकिन उस समय ऑब्वियस नहीं था कि भाई कौन सा नंबर डाला जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए 0 का इन्वेंट हुआ था, जो कौन किया था, आर्यभट्ट साहब, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब, जिनका जन्म कुसुमपुरा में 476 ईस्वी में हुआ था और जिसे अभी पाटलिपुत्र या पटना कहते हैं। 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई आर्यभट्ट साहब का। आर्यभट्ट साहब कम से कम एटलीस्ट 2 बुक लिखे थे। उनमें से एक बुक का नाम था आर्यभट्ट और दूसरा बुक का नाम था आर्यभट्ट सिद्धांत। पहले बुक में जो आर्यभट्ट था उन्होंने मात्र 23 साल की अवस्था में, जो डेट था 496 यानी 499 ईस्वी में, 499 ईस्वी, उस समय इनका जो डेट ऑफ मतलब क्या कहते एज जो था वह 23 साल था। कितना था 23 इयर्स।
23 साल की अवस्था में उन्होंने उस बुक में क्या कहते हैं, स्पेरिकल ट्रिगोमेट्री, प्लेन ट्रिगोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और लॉजिक के बारे में उन्होंने लिखा था। और उसी बुक को कुछ सालों बाद उसी बुक को कुछ सालों बाद लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। जब उसे लैटिन में ट्रांसलेट किया गया ना, तो उसी बुक की हेल्प से जो यूरोपियन मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला निकाले थे, यानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किए थे। और उसी बुक की हेल्प से स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने में हेल्प हुआ था यूरोपियन मैथमेटिशियन को। और आर्यभट्ट साहब जो जीरो को इन्वेंट किए थे ना, वह प्लेस वैल्यू सिस्टम से किए थे। प्लेस वैल्यू सिस्टम सबसे पहले थर्ड सेंचुरी में एक जगह का नाम है बख्शाली पांडुलिपि में सबसे पहले सीन किया गया था प्लेस वैल्यू सिस्टम को, जो कि उनके काम की थी, यानी उनको यूज करना था जीरो को, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया था। जो कि बाद में चल के आर्यभट्ट साहब उसी प्लेस वैल्यू सिस्टम से प्रभावित होके, जो बेबीलोनियन वालों से प्रभावित होके उन्होंने क्या किया था कि एक ब्राह्मी नंबर सिस्टम था, इसका यूज नहीं करके उन्होंने जो हमारी मैथमेटिक्स की ट्रेसेज जो होती है ना, वो वैदिक मैथ से आ रहा है कि संस्कृत की परंपरा से आ रहा है। उन्होंने संस्कृत की परंपरा को यूज करते हुए उन्होंने सिंबल के रूप में ना अल्फाबेट का यूज किया था। ये था आर्यभट्ट साहब का जीरो में कंट्रीब्यूशन। और आर्यभट्ट साहब किससे प्रभावित थे? बेबीलोनियन वालों से। बेबीलोनियन वाले जीरो को किस तरह से इस्तेमाल करते थे? जस्ट अ प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने बेबीलोनियन वाले जो था, जीरो के आविष्कार करने के बावजूद भी जीरो को कभी नंबर का दर्जा नहीं दिया। नॉट अ सेपरेट एंटिटी, यानी जीरो का अपना कोई वजूद नहीं था, उसका अलग अपना एग्जिस्टेंस नहीं था। और बेबीलोनियन वाले ही बताए थे कि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं और 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, और 360 डिग्री इक्वल टू 1 सर्कल। 360 डिग्री इक्वल टू 1 सर्कल। और इसी इक्वेशन की हेल्प से बेबीलोनियन वाले ने ट्रिगोमेट्रिक का ट्रेसेस निकाला था, यानी ट्रिगोमेट्रिक का ट्रेसेस भी बेबीलोनियन वाले ही डेवलप किए थे। जीरो में बेबीलोनियन वाले का इतना ही कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद एक सिविलाइजेशन आया था रोमन सिविलाइजेशन के पास जीरो के बारे में कोई सिंबल नहीं था। उसके बाद एक सिविलाइजेशन आया था मायान सिविलाइजेशन। क्या आया था? मायान सिविलाइजेशन जीरो का यूज किया था। मायान किसको कहते हैं? मेसो अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका का जो निवासी था ना, उसको मायान वाले कहते हैं। वो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे और फिलोसफर थे। और उनके पास एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम था। और उस कैलेंडर सिस्टम में, यानी उस विस्तृत कैलेंडर सिस्टम में एक प्लेस होल्डर की आवश्यकता थी। और उस प्लेस होल्डर को कौन फुलफिल किया था? जीरो को उन्होंने सेल का शेप दिया था। किसका शेप? सेल का शेप दिया था। उनके पास बहुत सारे कैलेंडर थे। एक 365 दिन का, 365 डेज का नागरिक वर्ष था और 260 दिन का धार्मिक वर्ष था। और उसमें जीरो के आविष्कार होने के कारण वह अपने मायान जो सिविलाइजेशन था ना, वो अपना पूरे समय को मापता था, एक पूर्ण चक्र पूरा करता था। मायान सिविलाइजेशन सिर्फ मध्य अमेरिका, यानी अमेरिका के बीच में ही ये सेल का जो यूज हुआ, वह सिर्फ अमेरिका के बीच में रह गया। यह आगे फैल नहीं पाया, यानी आगे यह डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद आया था इंडिया वाले जो जीरो का यूज किए थे ना, वह बेबीलोनियन और मायान से डिफरेंट थे। किस तरह से डिफरेंट थे? उन्होंने यूज किया, लेकिन कभी भी जीरो को नंबर का दर्जा नहीं दिया था। लेकिन इंडिया वालों ने जीरो को नंबर का दर्जा दिए थे। और यह भी बोला जाता कि इंडिया के जो आदमी थे ना, वह जीरो को सिंबल से पहले ना संख्या में लिखते थे, मतलब शब्दों में लिखते थे, मतलब जीरो को शब्दों में लिखते थे। अब आते हैं आर्यभट्ट साहब। देखें, बेबीलोनियन आया, मायान आया, उसके बाद
इंडिया वाले जो थे वो सब किए। उसके बाद जो ऑपरेशन जो होता है ना नंबर पे करना स्टार्ट, जो पहला मैथमेटिशियन था उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त नाम था। ये 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 590 ईस्वी में, और 668 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 668 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका एक बुक था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। उस बुक में उन्होंने सबसे पहले अर्थमेटिक मैनिपुलेशन के कुछ रूल दिए थे, और वो रूल किस पे अप्लाई करके देखे थे? जीरो और निगेटिव नंबर्स पे। और वो जब अप्लाई किए ना, तो अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से वो अप्लाई किए थे जीरो और निगेटिव नंबर्स पे। जैसे उन्होंने बोले थे कि 0 माइनस 0 0 होगा, 0 माइनस 0 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0, 0 इंटू 1 क्या होगा? 0, 0 डिवाइड 1 क्या होगा? 0। और उन्होंने बोले थे कि 1/0 क्या होगा? 0। देखिए उन्होंने ही बताया था कि दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड ऑन किया जाए तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में से निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव में से निगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जिसमें से सब्ट्रैक्ट अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, छोटा होगा तो निगेटिव होगा। इस तरह का जो भी रूल दिए थे ना, वह अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वह लगभग यानी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक रूल जो था हम लोगों से डिफरेंट था, यानी फेल हुआ था इनका ये वाला 1/0 इन्होंने बोल दिए थे 0, जो कि गलत साबित हुआ। और ब्रह्मगुप्त साहब ही जनरल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यही दिए थे, ब्रह्मगुप्त साहब ही। अब फिर इसके बाद एक मैथमेटिशियन आए थे भास्कर, जिनका नाम था, क्या नाम था? भास्कर, जिसको भास्कर आचार्य भी बोला जाता है। उन्होंने लिखा था कि बहुत लंबे समय तक वह 0 के डिवीजन पे काम कर रहे थे। उन्होंने बोले थे कि जैसे ये बोल दिए थे कि 1/0 0 होता है, लेकिन उन्होंने बोले कि n/0 क्या होगा? इन्फिनिटिव। क्या होगा? इन्फिनिटिव, ये बोल दिए थे। लेकिन ये भी चीज गलत साबित हुआ, क्योंकि 0 से डिवीजन नॉट अलाउड, हम जानते हैं वो क्या है? एक मैथ एरर है। लेकिन भास्कर साहब ने दो चीज जो हमको दिए थे, जो स्टेटमेंट दिए थे, वो अभी भी हम लोग यूज करते हैं 0 के बारे में। वो क्या था? 0 का स्क्वायर 0 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो होगा वो 0। ये दो जो स्टेटमेंट दिए थे वो भास्कर साहब ही दिए थे। ये हमारे 0 के बारे में ब्रीफली, जैसे जैसे सिविलाइजेशन अपना अपना सिविलाइजेशन काम किया था, कि बेबीलोनियन काम किया, रोमन किया, ऐसे ऐसे काम करते गए। नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या आया था? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आया था। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 2 3। हम ये भी देख लिए कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ऑलवेज नेचुरल नंबर, यानी दो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन डिफरेंस में हमने क्या दिया कि एक में नेचुरल नंबर आया लेकिन एक में नेचुरल नंबर नहीं आया। तो डिफरेंस में ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स में और मे नॉट बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमने देखे 2 - 2 क्या होता है? 0, 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी इससे ये पता चलता है कि 0 के बिना नेचुरल नंबर क्या है? अधूरा है। तो इसलिए जब 0 को इस सेट में डाला जाता है तो इस सेट का नाम क्या पड़ा? होल नंबर। होल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या? कंप्लीट। यानी 0 के आने से ये सेट क्या हुआ? कंप्लीट। इसलिए मैथमेटिशियन इसका नाम क्या रख दिया? पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स की डिफिनेशन की बात की जाए तो बना सकते हैं, इफ 0 इज एडजॉइंट टू द नेचुरल नंबर देन कंप्लीट सेट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। 0 1 2 3 हो गया, ये होल नंबर्स हो गया। अब देखते हैं कि 0 का नाम क्या क्या होता है। 0 का नाम क्या क्या होता है? 0 का नाम क्या क्या होता है? 0 को एक तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरो, ZERO, 0। एक हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य।
एक जीरो का नाम और है, उसको क्या कहते हैं? डक। डक, डक क्या है? डक जानते हैं कि क्रिकेट में जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी, यानी क्रिकेट कहां से डेवलप हुआ? इंग्लैंड वालों ने डेवलप किया। क्रिकेट में जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी जीरो स्कोर करता है वहां पे बोला जाता है डक। और डक जो है ना वह डक्स एग, यानी डक्स एग का शॉर्ट टर्म है। इसका क्या है? शॉर्ट टर्म है। और डक वर्ड का यूज ना टेस्ट क्रिकेट शुरू होने से पहले इस्तेमाल किया जाता था। टेस्ट क्रिकेट शुरू होने से पहले इस्तेमाल किया जाता था। वहां पे एक वेल्स नाम का जगह है। कहां पे? यूके में। वहां पे यूके में एक वेल्स नाम का जगह, वहां का एक राजा था प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी द फ्यूचर एडवर्ड सप्तम, जैसे इस तरह से बोलते हैं। वहां का प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, द फ्यूचर एडवर्ड सप्तम 7, ये जो थे ना जीरो स्कोर, इन्हीं के बारे में जीरो का स्कोर जिक्र भी न्यूज़पेपर वालों ने, यानी समकालीन समाचार पत्र वालों ने या सह समाचार पत्र वालों ने लिख दिया था कि प्रिंस रिटायर्ड टू द रॉयल पवेलियन, रिटायर्ड टू द रॉयल पवेलियन ऑन अ डक्स एग, यानी बत्तख के अंडे पर, जो प्रिंस था ना बत्तख के अंडे पर शाही मंडप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी लौट रहे हैं। और डक्स एग यानी बत्तख का अंडा, अंडे का शेप किस तरह का होता है? जो साइज जो होता है वो किस तरह का? जीरो की साइज का, इसलिए वहां पे डक का यूज किया जाता है। और जानते हैं डक का वेरिएशन है, डक का 2 वेरिएशन है, डक का 2 वेरिएशन है। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पहली बार फेस करता है और पहली बार नहीं अगर वह जीरो पे आउट होता है, उसको बोला जाता है गोल्डन डक। क्या बोला जाता है? गोल्डन डक, गोल्डन डक। और जब कोई खिलाड़ी पहली बार बिना गेंद को फेस किए हुए आउट हो जाता है, उसको बोला जाता है डायमंड डक। ये अक्सर कब होता है जानते हैं? जब नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो जाता है तो वहां पे इस वर्ड का, या इस तरह से भी जैसे स्टंप कर दिया जाता है या वाइड फेंक कर जब आउट कर दिया जाता है उसके लिए पहली बार, तब उसके लिए डायमंड डक का वर्ड का यूज किया जाता है। डायमंड डक का यूज किया जाता है। ये तो हो गया क्रिकेट का, डक का यूज किया जाता है। और इसका नाम क्या क्या हो सकता है? और एक नाम इसका है लव, LOVE, लव। जब लव का वर्ड यूज किया जाता है टेनिस में, इन टेनिस में जब कोई खिलाड़ी जीरो स्कोर करता है तब उसे लव, जैसे 2 खिलाड़ी 0-0 अगर स्कोर किया ना तो वहां पे बोला जाता है लव ऑल, लव ऑल, लव ऑल, वहां पे लव ऑल बोला जाता है। टेनिस वास्तविक में फ्रेंच वर्ड से आया, टेनेज, जिसका मतलब होता है फ्रेंच वर्ड टेनेज, जिसका मतलब होता है होल्ड, रिसीव एंड टेक, जिसका मतलब क्या होता है? होल्ड, रिसीव एंड टेक। देख रहे हैं इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है कि अपने अपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को सर्वर के लिए पुकारने के लिए वहां पे यूज किया जाता है। सर्वर एक टेनिस में एक शॉट का नाम है, सर्वर एक शॉट का नाम है टेनिस में। वहीं पर टेनिस में एक वर्ड है लॉफ, LOEUF, लॉफ, जिसका मतलब होता है एग का मतलब क्या होता है? अंडा, और अंडे का शेप किस तरह का होता है? जीरो का, इसलिए टेनिस में लव जीरो के लिए यूज किया जाता है। एक इसका नाम है साइफर, CYPHER, साइफर। साइफर का मतलब ही शून्य होता है, साइफर का मतलब ही शून्य होता है। साइफर किसने डेवलप किया? तो साइफर जो है ना, सबसे पहले इसका नाम था सिफरा। क्या नाम था? सिफरा, जो कि मध्यकालीन फ्रेंच वालों और मध्यकालीन फ्रेंच वालों इसको सिफरा बोलते थे, और मध्यकालीन लैटिन वालों इसको सिफरे बोलते थे। एक सिफरा बोलते थे, एक सिफरे बोलते थे, लेकिन अरब इसको जब एडॉप्ट किया ना,
इसको बोलते थे सिफर। क्या बोलते थे? सिफर, जिसका मतलब होता था शून्य, जिसे अब साइफर कहते हैं। जैसे इटालियन ने जीरो को अडॉप्ट किया था। इटालियन किसको अडॉप्ट किया था? जीरो को, यानी शून्य को, जो हम लोग करते हैं। लेकिन फ्रांस वाले जो थे ना, वो साइफर को अडॉप्ट किए थे। साइफर भी लिटरेचर में आता है, इसको भी पढ़ना है। ये सब चीजें अलग अलग चीजों में। एक इसका और नाम है नील। नील का यूज ना स्पोर्टमैन करते हैं, मतलब जब किसी गेम में जीरो को स्कोर करता है, वहां पे नील का यूज किया है। ये ब्रिटिश वालों इसको यूज करते हैं। और भी जीरो का नाम है नाउट। नाउट होता है NEUGST, NOUGST, AUGST, ये सब जीरो का नाम है।